Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome to class number 3 for OSHA 30 hours General Industry Training. आज हमारी क्लास नंबर 3 है और मैं आपको इस फोरम पे वेलकम कहता हूँ। सबको जो न्यू ज्वाइनी है हमारे साथ उनको भी वेलकम कहता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छा साथ रहेगा। इस ट्रेनिंग को हम प्रोफेशनल अंदाज में कंप्लीट करेंगे और ऑब्वियसली साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा और जो इवैल्यूएशन है उसके ऊपर भी हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। So then let's move to the topics. Agenda means कि what we have to discuss today. आज की जो हमारी ट्रेनिंग नंबर 3 है इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने रिवाइज भी करना है और न्यू लर्निंग भी करनी है, क्योंकि हमारे साथ 3 नए ज्वाइनीज हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये हम इसकी रिवीजन भी करेंगे और फॉरवर्ड भी मूव करेंगे। सो सबसे पहले इंटरेक्शन विद न्यू ज्वाइनीज, रिवाइज्ड ब्रीफिंग ऑन एलएमएस, कोर्स स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू ओशा, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। उसके बाद हम वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस जो हमारा सेकंड टॉपिक था, उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और एग्जिट रूट, इमरजेंसी एक्शन प्लान और फायर प्रिवेंशन की हम थोड़ी रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स की रिवीजन करेंगे और फिर आज हमारा एक न्यू टॉपिक ऐड हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले वो अंडरस्टैंड करना ओशा को। ओशा जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेनिंग है अभी हमने स्टार्ट की है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, उसके मिशन को अंडरस्टैंड करना और वो मिशन कैसे अकम्प्लिश करती है उसको अंडरस्टैंड करना, ये हमारा मेन जो है वो टास्क है आज। बाकी ओशा की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की, जिसमें वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिस हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की हेजिडियस एक्टिविटीज़ होती हैं ये, या हैजर्ड्स होते हैं जो कि हमारी वर्क प्लेसेस जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ये डिफरेंट नेचर की हेजिडियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। डिफरेंट किस्म के वहाँ पे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। तो जब आप इन एक्टिविटीज़ को इन 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 कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे तो वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस का आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। एग्जिट रूट का भी आपको जनरली देखा तो होगा आपने, लेकिन इन डीप उसको अंडरस्टैंड करना, एग्जिट रूट के स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशा। इसी तरह एमरजेंसी एक्शन प्लानिंग करना, क्योंकि एमरजेंसी एक्शन प्लानिंग तो ऑब्वियसली ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं का ही काम होता है, ठीक है। इसी तरह वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज जो है कि हेजडियस एक्टिविटीज़ है उसको डीप अंडरस्टैंड करना, उसके स्टैंडर्ड्स को का पता होना और उसके अगेंस्ट फिर जो मेजर या माइनर हैजर्ड्स हैं जैसे स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल है विच विच आर कॉज्ड ड्यू टू द वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसिज, तो उनका पता होना और फिर ऑब्वियसली कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना इन अकॉर्डिंग टू द लॉ, हेल्थ सेफ्टी लॉ ऑफ ओशा, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और फाइनली फिर हम आज का हमारा जो एडेड टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो gentlemen, let's move. Now लेट मी चेक कि कितने लोग आ चुके हैं। अभी तक 6 लोग ही हैं, मुजम्मल ही ऐड हुए हैं अभी तक नए, तो आई होप कि बाकी भी आ जाएं। चलें, बहरहाल रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, दे कैन रिव्यू। सो जिनमें व्हाट इज ओशा? तो ओशा इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका मिशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की है। इसका बेसिकली मिशन क्या है, ये कब ऑर्गेनाइज हुई? बेसिकली इसकी जो बेस है वो बनी 1970 का जो ओएसएच एक्ट पास किया था यूएस कांग्रेस ने, और उस एक्ट को उनकी पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे एक कंट्री लॉ है ये हेल्थ एंड सेफ्टी का, ओएसएच एक्ट जिसको कहते हैं। तो उनकी पार्लियामेंट ने उसको पास किया जिसको वो कांग्रेस कहते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, जो कि चीफ एग्जेक्टिव होता है अपने कंट्री का, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल आपको पता है सिस्टम है, हमारी तरह पार्लियामानी सिस्टम तो नहीं है कि वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव होता है। वहाँ पे
प्रेसिडेंट जो है वो साइन करता है जो भी बिल पास होता है या एक्ट बनता है उनकी पार्लियामेंट या कांग्रेस की तरफ से। सो प्रेसिडेंट निक्सन ने 29 दिसंबर 1970 में ये एक्ट इसके ऊपर साइन किए। और उसके बाद 28 अप्रैल 1971 में ओशा क्रिएट हुई। उस एक्ट के अंदर ये क्लॉज मौजूद थी कि एक एजेंसी क्रिएट की जाएगी, सेंट्रल एजेंसी, जो कि पूरे कंट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी की इन्फोर्समेंट करेगी, स्टैंडर्ड्स बनाएगी और अपने वर्कर्स जो हैं, अमेरिकन वर्कर्स जो हैं, तमाम वर्क साइट्स के ऊपर उनकी प्रोटेक्शन करेगी, उनकी हेल्थ को और सेफ्टी को सिक्योर करेगी। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ओशा। सो ओशा को ये मिशन दिया गया जी टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अमेरिकन वर्कर्स। अब ये जो प्रोटेक्शन है या हैजर्ड से प्रिवेंशन है, ये ओशा किस तरह करती है, हाउ ही परफॉर्म its duties to protect the workers health and safety। सबसे मेन काम उनका ये होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना और उनको इन्फोर्स करना। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशंस होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप एक काम को विदाउट एनी हैजर्ड और रिस्क कर सकते हैं, सेफली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड डेवलप करना ओशा का मतलब है कि मेन पर्पस था। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को, क्योंकि अगर आपने एक प्रोसीजर बनाया है जिसको सेफ वर्क प्रोसीजर कहते हैं, तो उसको करना भी तो आना चाहिए ना। तो उसको करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ये काम था। और उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स थे उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, ये उनका मिशन था। और उसके अलावा इनकरेजिंग कंटिन्यूअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब है कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, ट्रेनिंग दे दी है, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर ली है ओशा ने, और फिर उसको मॉनिटर भी करना है, जिसको कहते हैं ना इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के थ्रू ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो होती है, ये क्या होती है कि आपने अगर एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, देन यू डू नॉट स्टॉप एट दैट पॉइंट बट यू मूव ऑन। यू अगेन एंड अगेन यू उससे फिर हायर स्टैंडर्ड जो आप सेट करते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं ना बेंच मार्किंग करना। सो दैट वाज द मिशन ऑफ द ओशा, टू प्रोटेक्ट the safety and health of American workers on, and how that OSHA accomplished that mission by setting standards and enforcing standards and providing training, outreach and education, and establishing partnership and encouraging continual process improvements in workplace safety and health of all American states work sites। ठीक है जी। तो ये ओशा का मिशन था। उस मिशन को अचीव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है जी। अब अगर हम बात कर लें, इसी ओशा ने फिर इन मिशंस को अचीव करने के लिए फर्दर जो मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की, जिसमें वर्कर्स के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एम्प्लॉयर्स के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और वर्कर्स के राइट्स भी थे। बिकॉज के जब स्लेवरी का दौर था, जब गुलामी का दौर था, उस वक्त वर्कर्स के राइट नहीं होते थे। ठीक है ना? मतलब एक मास्टर ने उनको खरीद लिया, एक मालिक है उनका, और वो उनसे जैसे चाहता था वो उनसे काम लेता था। लेकिन जब सोसाइटी का रिएक्शन हुआ, मतलब जब 1760s के दौर में जब फर्स्ट रेवोल्यूशन आया यूरोप में और अमेरिकन में, जब इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई, तो उस वक्त फिर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते थे, उसमें सोसाइटी ने रिएक्ट किया। लोगों ने यूनियंस बना ली, लोगों ने इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया कि वर्कर्स जो हैं वो किसी फैक्ट्री में जाएं और जाके वहाँ पे किसी वर्क प्लेस कंडीशन की वजह से वो ज़ख्मी हो जाएं, या उनकी ज़िंदगी को या उनकी हेल्थ को कोई मसला हो जाए। that is not acceptably as a human and on the basis of morality as well। तो फिर उस प्रेशर की वजह से ये सारी जो मतलब है कि एक्सरसाइज थी, ये एक्ट्स बनना,
उसके बाद एजेंसीज का क्रिएशन होना, और उसके बाद फिर उनकी इन्फोर्समेंट होना, और फिर कंटिन्यूसली रिसर्च का ये प्रोसेस जो है वो जारी है। और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मज़ीद रिव्यू भी होते हैं, उनको अपडेट भी किया जाता है। सो इसी तरह फिर उन्होंने वर्कर्स को राइट्स दिए ओएसएच एक्ट के अंदर, जिसमें मतलब ओएसएच एक्ट जो है उनका 1970s का ओएसएच एक्ट, जिसका 11C सेक्शन जो है वो मतलब है कि राइट देता है वर्कर्स को कि राइट टू सीक सेफ्टी एंड हेल्थ ऑन द जॉब विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। ये मतलब ओएसएच एक्ट उनके तमाम वर्कर्स को ये राइट देता है कि आप की हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए, और आपको मतलब इस चीज़ का खौफ एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ को कोई ख़तरा है और अगर आप काम वो नहीं करना चाहते, तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको ज़बरदस्ती वो काम करवाने के लिए ऑर्डर करे, या इवन कि आपको जॉब से निकालने का थ्रेट दे। ठीक है ना? दैट इज नॉट पॉसिबल इन, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ द वर्कर। ठीक है ना? और ये भी राइट था कि वर्कर के जिस जगह पे भी वर्कर्स काम करते हैं, वो प्लेस, वो इन्वायरमेंट जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी वर्क साइट के ऊपर कोई हैजर्डियस सिचुएशन है, कोई केमिकल्स ऐसे हैं, आपको पता है ना केमिकल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, तो वो हैजर्ड की प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब वो हैजर्ड्स वर्कर्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई केमिकल जो है वो आपकी स्किन को डैमेज करता है, तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये जो केमिकल है ये स्किन को डैमेज करता है। कोई अगर आईज के अंदर इरिटेशन पैदा करता है, तो उस केमिकल के ऊपर प्रॉपर लिखा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जो हैजर्ड कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल होती है उस केमिकल की, वो सारी प्रोवाइड करना ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आपका एज ए वर्कर राइट था। मतलब इसको राइट को एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा ये भी राइट था कि आप अगर किसी वर्क साइट के ऊपर कोई वर्कर की लाइफ को खतरा है किसी वर्किंग कंडीशन की वजह से, आपको पता है ना जब कंपनीज में लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल किस्म की मशीनरीज काम कर रही होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशंस होती हैं। कहीं पे वेल्डिंग वर्क हो रहा है, कहीं पे वर्क एट हाइट हो रहा है, कहीं पे जो है वो ड्रिलिंग हो रही है, कहीं पे एक्सकीवेशन हो रही है, कहीं पे पेंटिंग हो रही है, कहीं पे जो है वो डेमोलिशन हो रहा है। मतलब कहीं पे कोई फायर के साथ कोई एक्टिविटी हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, मतलब मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो उसके अंदर उन जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर मल्टीपल किस्म के हैजर्ड्स मौजूद होते हैं, जो खतरात होते हैं उसकी वजह से आपकी हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये आप ओशा ने इस राइट को रिकग्नाइज किया कि वर्कर्स जो हैं दे कैन कंप्लेंट फाइल दे कैन फाइल कंप्लेंट टू ओशा, कि अगर किसी वर्क साइट के ऊपर उनको शक हो कि उनकी जो मतलब है कि किसी हैजर्डियस सिचुएशन की वजह से उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो वो ओशा की इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। मतलब दे कैन फिल अप दी फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म दिए हुए होते हैं, उन फॉर्म को फिलअप करें, चाहे वो आप अपना उसमें नाम मेंशन ना भी करें, एनोनिमस करें, तब भी जो ओशा है, ओशा की जो टीम्स होती हैं, हर मतलब उनकी स्टेट के अंदर ये टीम्स काम कर रही होती हैं। ओशा का एरिया डायरेक्टर होता है, ओशा के कंप्लायंस हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, जो कि बड़े पावरफुल होते हैं। ठीक है, बाकायदा वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और बड़े उनको मतलब उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं। तो वो इंस्पेक्टर्स जो हैं फिर साइट्स के ऊपर जाते हैं और उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर कहीं पे कोई डेंजरस सिचुएशन है तो वो एक्शन लेते हैं, और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसको चेक करते हैं, उसको अगर वहाँ पे कोई वायलेशन है तो उसको साइट करते हैं, यानी उस वर्क साइट को पेनल्टीज करते हैं, या मतलब कोई और लीगल एक्शन लेना है जो भी वो प्रोवाइड मतलब उनको किया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह के जो राइट्स हैं वो ओशा की जो मतलब है कि लीगल आपके लिए फैसिलिटेशंस थी, उसमें एम्प्लॉयर वर्कर्स के राइट्स को रिकग्नाइज किया गया। इसी तरह फिर जो मतलब है कि इनकी ड्यूटीज थी एम्प्लॉयर की, उसको भी
डिफाइन किया गया उस ओएसएच एक्ट के थ्रू। ओशा के डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं हर एक के अंदर भी, और खास का जो ओशा का जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है जो 1910, एक जनरल इंडस्ट्री से रिलेटेड ओशा का डिटेल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर इवन ओएसएच एक्ट के अंदर भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्लियरली डिफाइन किया गया। क्या है जी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर हम बात कर लें कि अगर आप ऑनर हैं किसी वर्क साइट के, एम्प्लॉयर हैं, तो वहाँ पे क्या आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सरसाइज करनी है, आपने वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है और वो वाली कंडीशंस मेंटेन करनी है जहाँ पे आपके वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड तरीके से विदाउट हैजर्ड्स टू देयर हेल्थ वो काम कर सकें। ठीक है ना। आपका काम एज एम्प्लॉयर ये है कि आपने ऊषा के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके साथ अपने आप को फैमिलियर करना है, इनको जानना है, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में नॉलेज होना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। और इसके अलावा आपने ये भी इंश्योर करना है एज ए एम्प्लॉयर कि अगर आपके वर्कर्स को जो अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कहीं पे ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना एज ए एम्प्लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह आपने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं, और अपने जितने भी इंसिडेंट्स वगैरह आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहे हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग को मेंटेन करना, ये भी एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है अंडर ओशा रूल्स। ठीक है जी। तो जनरली हमने समझ लिया कि ओशा का मिशन क्या है और ये मिशन कैसे अकम्प्लिश करती है, और जो वर्कर्स के राइट्स हैं एज ए वर्कर, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस किस्म के ओशा डिफाइन करती है, और फिर जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ओशा ने जो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की हैं वो जनरली किस किस्म की हैं। बाकी आगे फिर जो डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बट जनरली जो मतलब एक हम कह सकते हैं वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती हैं। ठीक है। इसके अलावा ओशा की इंस्पेक्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओशा की इंस्पेक्शंस बेसिकली जितने भी स्टेट्स हैं यूएस की, ठीक है ना, क्योंकि ये ओशा जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर में काम करती है। ठीक है ना। और जो लेबर सेक्रेटरी होता है वो बेसिकली इसका इंचार्ज होता है। ठीक है। और ये इसकी कवरेज तमाम अमेरिकन स्टेट्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है ना। तमाम वर्क साइट्स को ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, और जब ये इंस्पेक्शन का फैसला करते हैं किसी भी वर्क साइट का तो किन बेसिस के ऊपर करते हैं, वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो ये इंस्पेक्शंस करते हैं। तो अगर कहीं पे उनको लगे कि जी कोई इमिनेंट डेंजर है किसी वर्क साइट के ऊपर, मतलब बहुत सारे वर्कर्स की जान को खतरा है किसी मशीनरी की वजह से, किसी हेल्थ इशू की वजह से, डस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है वहाँ पे, मिसाल के तौर पे वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे फ्यूम्स बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट के हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह का कोई इमिनेंट डेंजर है या कोई एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट है वहाँ पे, एक्सप्लोड हो सकता है, गैस लीक हो सकती है वहाँ पे, तो उस सूरत में इमिनेंट डेंजर की शक्ल में ओशा की इंस्पेक्शन कॉल हो जाती है। इसी तरह अगर कोई मेजर फैटेलिटी हो जाती है, कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो जाती है, मसलन कोई बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं उनकी जान चली जाती है, या इस तरह की कोई और सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे भी ओशा इंस्पेक्शन कॉल कर सकती है और करती है। इसके अलावा कंप्लेंट्स के ऊपर भी ओशा की इंस्पेक्शन कॉल होती है, और प्रोग्राम्ड इंस्पेक्शंस भी होती हैं ओशा की, मतलब एक स्केजुअल्स, पूरे साल का जो स्केजुअल्स होता है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहले उसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और हर एरिया में जो एरिया डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी टीम्स को ये ड्यूटियां असाइन करते हैं कि किस वर्क साइट को उन्होंने पहले जो है वो उसकी इंस्पेक्शन करनी है। तो ये प्रोग्राम्ड इंस्पेक्शंस भी ओशा करती है ताकि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को वो इंश्योर कर सके। तो इसी तरह मतलब है कि अगर हम कहें कि ये जो ओशा के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जिनको कंप्लायंस सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर्स कहा जाता है, CSHO, ठीक है ना,
ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी वर्क साइट के अंदर ज़ाहिर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो इनको अपने आप को आइडेंटिफाई कराना होता है ना कि हम वाकई ओशा की तरफ से आए हैं। तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है कोशा के अंदर। ये जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, ये मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने अपना तारफ़ करवाना होता है, अपनी क्रेडेंशियल जो है वो प्रेजेंट करनी होती है। इसके अलावा फिर वो जो मैनेजमेंट है जिनकी उन्होंने इंस्पेक्शन करनी है, उस कंपनी की मैनेजमेंट के साथ ओपनिंग कॉन्फ्रेंस होती है। फिर एक वॉक अराउंड होता है, जनरली इंस्पेक्शन किया जाता है वर्क साइट को। और फाइनली क्लोजिंग कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो ओशा के इंस्पेक्टर्स होते हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे कोई सीरियस सिचुएशन आइडेंटिफाई की है और देखा है कि जो ओशा के किसी स्टैंडर्ड की वायलेशन हो रही है, तो वो उस मैनेजमेंट को वहाँ पे ब्रीफ करते हैं फॉर दैट कि यहाँ पे ये इस किस्म की वायलेशन हो रही है। तो इसी इस इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, मसलन वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर कन्वे करने के लिए, कि मतलब कोई ये ना कहे जी कि हमें पता नहीं था। तो ओशा ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वेबसाइट डेवलप की हुई है। ऑनलाइन रिसोर्सेज उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसमें फॉर्म्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कंप्लेंट फॉर्म्स होते हैं। मसलन अगर आप एज ए वर्कर किसी वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई इमिनेंट डेंजर है, और आप चाहते हैं कि ओशा के इंस्पेक्टर्स आएँ और इसको इंस्पेक्ट करें और इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि एम्प्लॉयर जो है उसके सर पे भी जिम्मेदारी पड़े। तो उसके लिए फॉर्म्स मौजूद होते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। आप उन फॉर्म्स को फिल करके ऑनलाइन इंस्पेक्शन के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे भी मतलब है कि डायरेक्ट कांटेक्ट भी आप ओशा से कर सकते हैं। वो एरिया डायरेक्टर जो होता है ओशा का, उससे आप राब्ता करके तो इंस्पेक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, आई होप कि थोड़ा ओशा का जो इंट्रोडक्शन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक जी? मुजम्मिल हुसैन, आप नए एंटर हुए हैं, आपने हमें अपने बारे में कुछ बताया नहीं है थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थोड़ा अपना तारफ करवा देना ताकि बाकी भी साथी जी आपके जी साथ सर, ठीक। बहरहाल। जी जी प्लीज। सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, प्लीज बोलिए। सर, मेरा नाम मुजम्मल हुसैन है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, और गुड। क्वालिफिकेशन मेरी बीएस है केमिस्ट्री में। हम्म। और उसके बाद मैं ये इधर सऊदी अरब मूव कर गया था, और 2024 6 सितंबर 2024 में। तो पाकिस्तान आने से कबल मैंने आयोश किया था, और यहाँ पर फिर मैंने सेफ्टी ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी की थी। हम्म। और अभी रिसेंटली 19 दिसंबर से तकरीबन 1 माह हो गया मैं सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ, रेडियन अच्छा। कंपनी में। रासल अच्छा। खैर में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, तो ग्रेट। ये मुख्तसर तारुफ था सेफ्टी के रिलेटेड। अभी एक आयोश किया है, फिर उसके बाद मैंने जहाँ पर इंटरव्यू वगैरह एक दो दिए थे, जो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर किया था, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो क्वालिफिकेशन वैसे बीएस है केमिस्ट्री में, और हॉबीज़ में मेरा लिटरेचर है, अदब है, नॉवेल्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं। इंग्लिश लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सका। हम्म। तो इंटरेस्ट फिर तसव्वुफ में है, और अच्छा। ज़्यादातर रूहानी चीज़ों में है। तो सेफ्टी के रिलेटेड आयोश नाम का एक कोर्स किया है, हम्म। और बाकी यानी मेरी जो यहाँ पर आकर थोड़ी सी तैयारी की थी। अच्छा, ग्रेट। तो अभी आप सऊदी अरब में हैं, वहीं से आप कनेक्ट हुए हुए हैं? जी सर, मैं सऊदी अरब के शहर जबेल में हूँ, और वहाँ से ही मैं अभी भी जॉब से ही आया हूँ। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ से तो आप थोड़ा तो मतलब है कि ज्वाइन करने में 2 दिन लेट हो गए ना, वरना। जी सर। जी, बेसिकली वो मैं उस वक्त जॉब से आता था, टाइमिंग ऐसी है कि 6:15 सऊदी अरब का टाइम पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। हम्म। तो 6:15 6:30 बजे मैं रूम में आता था, तो उसके बाद 7 बजे जो है ना ये क्लास स्टार्ट हो जाती है सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक। तो हाँ। वो थोड़ा सा मेरी रूटीन थोड़ी नहीं बन रही थी, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम पर मैंने ज्वाइन कर ली थी। वेरी गुड। सो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए, ये जितनी भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे लर्नर्स को,
इनको हम मतलब रिव्यू करते रहते हैं, इन पे रिसर्च करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि यार लोगों की जॉब्स भी सिक्योर हों और लोगों की लर्निंग भी साथ साथ हो। मतलब ये इस तरह की सिचुएशन है जिसको विन विन सिचुएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर जितना मुमकिन हो सकता है हम कोशिश करते हैं उसको फ्लेक्सिबल करें। तो उसी सिलसिले में हमने इसी सारी क्वाली ये जो लर्निंग है ना, इसको मैनेज करने के लिए हमने एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है लर्निंग का, ठीक है ना। उसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ ताकि एक तो ये रिकॉर्डिंग में भी है और दूसरा ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर सकेंगे, ठीक है। इसका लिंक भी आपको ग्रुप में मैं दोबारा डाल दूंगा। वैसे लास्ट टाइम तो मैंने सेंड किया था, तो लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ ताकि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें और जो प्रीवियस हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप एक दफ़ा रिव्यू भी कर लें। और जो नई क्लासेस हमारी होंगी आपके साथ उनको साथ साथ मैं अपलोड भी कर देता हूँ ताकि आप उससे इन कांटेक्ट रहें। और वहीं पे आपकी जो मतलब है कि टेस्टिंग वगैरह है, क्विजेज वगैरह है, वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है जी। सो मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जी खास सर, देख रहा हूँ। जी मुजम्मिल, आप आपको नज़र आ रही है, स्पेशली आपके लिए क्योंकि बाकी तो अटेंड कर चुके हैं ये। सो दे आर द पार्ट ऑफ दिस LMS। तो यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये एक वेबसाइट है GSA के नाम से। ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आप ट्रेनिंग्स में जाएंगे, ये ट्रेनिंग्स वाले पोर्शन को आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म के कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये अभी ओशा 30 जनरल इंडस्ट्री जनवरी वाला जो कोर्स है, ये आप स्टार्ट किए, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स में एंटर हो जाएंगे। अभी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि मतलब है कि साइन अप या लॉगिन का। तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और आप अपना उसमें ईमेल, अपना नाम और अपना कोई भी पासवर्ड रख लेंगे, 1 2 3, मतलब जो इजी पासवर्ड हो। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये एक मैनेज लर्निंग का प्रोसेस है, तो इसमें आप कोई 1 2 3 4 ABCD कोई भी इजीली पासवर्ड अपना रख के इस में एंटर हो जाएंगे इस LMS के अंदर, ठीक है ना। अब इस LMS के अंदर फिर आपको पूरा कोर्स का मटेरियल अवेलेबल होगा, ठीक है। पूरा यानी ये देखें ओके सर। आपको यहाँ पे जो हमारी क्लास अभी है ये भी रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसका पूरा रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे जब आप ये लेसन जैसे इंट्रोडक्शन टू ओशा वाला इसको इनके जो रिकॉर्डेड लेसन्स हैं उनको आप वॉच कर लेंगे, नोट्स को अच्छी तरह रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन यू विल अटेम्प्ट द क्विज। और ये ग्रेडेड क्विज हैं, ठीक है। 100 मार्क्स है टोटल क्विजेज के, जिसमें हमारे चूंकि 17 टॉपिक्स हैं इस ओशा के अंदर। मैं पर्टिकुलर टू ओशा बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्सेज हम अलग अलग उनकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। सो ओशा में 17 टॉपिक्स हैं टोटल और हर टॉपिक के 5 मार्क्स का एक क्विज है हर लेसन का, ठीक है ना। तो 85 मार्क्स होंगे और इसी तरह 15 मार्क्स अलग से आपका एक लाइव क्विज होगा एंड पे, जब हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगी जो आपको उससे पहले ब्रीफिंग दी जाएगी। सो इस तरह इस LMS के ज़रिए आप एक कन्वीनियंटली अपना तमाम मटेरियल उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने टाइम में। मतलब इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। एनी टाइम जिस वक्त भी आपको इजी लगे आप इसको ओपन करें और अपना मटेरियल एक्सेस करें और अपना जो भी कोर्स की वैल्यूएशन है उसका हिस्सा बन जाएं आप, ठीक है। इसमें फोरम भी मौजूद है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये जो ऑलरेडी जिस तरह ये लर्नर्स जो हैं इनकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, ये अब नीचे आपको लीडर बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। इसको अगर मैं व्यू ऑल पे करूं तो ये देखें, ये जितने लर्नर्स अभी तक जिनकी पोजीशंस हैं, इनके बैजेस, इनके पॉइंट्स साथ डिस्प्ले हो रहे होते हैं, इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह एट्सेट्रा। तो इसी तरह ये आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल लगा के अपनी जैसे ये
हाशिम नवाज हैं, इनकी प्रोफाइल मैं आपको शो करता हूँ। इस तरह ये एडिट प्रोफाइल वाले बटन पे जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक आपका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो भी कोर्स आपने कंप्लीट की है उसका रिकॉर्ड भी आ रहा होगा। अगर कोई आपने सर्टिफिकेट अचीव किया है उसका भी रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा। क्वेश्चन रेज किए हैं, कोई आंसर आपने किए हैं, इंटरेक्टिव हुए हैं अपनी फोरम कम्युनिटी के साथ। क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस ऐसा है ना जिसमें आपने इंटरेक्शन से सीखना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथियों से सीख लेते हैं। बहुत सारा मतलब है कि ऐसी क्लैरिफिकेशंस हैं जो आप एक दूसरे को मतलब बता के जो है वो मतलब सीख लेते हैं, कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। तो साथ आपकी जो भी कारकर्दगी होती है, आपके रैंक्स बैजेस वगैरह वो भी साथ साथ आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप अपनी छोटी सी बायोग्राफी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके बैजेस कौन कौन से हैं। तो ये एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है और उसकी एक्सेस आपको रहेगी। ये लाइफ टाइम एक्सेस है। जब तक ये हमारे पास एलएमएस मौजूद है, हम किसी की एक्सेस ख़त्म नहीं करते। सिर्फ जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए ज्वाइनिंग स्टार्ट में होती है। इसके अलावा इस एलएमएस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे मैं सबको एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे ये जो लेवल 1 का इंट्रोडक्टरी कोर्स है ना, ये लेवल 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी फाउंडेशन लेवल, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एनीवन कैन ज्वाइन। ठीक है ना, आप इसको ज्वाइन करें। और इसके अंदर बड़ी बेसिक चीज़ें जो है ना बड़े बेहतरीन अंदाज से समझाई गई हैं। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को डीपली ब्रीफ किया है, और फिर हैजर्ड और रिस्क को प्रॉपर डिफाइन किया है। और फिर उसके अंदर जो डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान, बड़े बड़े प्रोफेशनल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। डिफरेंट किस्म के जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको। डिफरेंट किस्म के जो सेफ्टी की हैजर्ड्स हैं वो, और वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेफ प्रैक्टिसेस की आपको मिलेगी। और ये आपको मतलब एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा बेसिक लेवल की हेल्थ एंड सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसको मेरी एडवाइस होगी कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप आगे जो मतलब फिर ओशा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग सब जो है पूरे पैकेज के लिए इनरोल हुए हैं या स्पेसिफिक कोई एक कोर्स के लिए है या दो कोर्सेज के लिए हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ ओशा के लिए इनरोल हुआ है, या सब लोग जो हैं वो कंप्लीट पैकेज के लिए इनरोल्ड हैं? नहीं सर, मैं तो पैकेज के लिए। ठीक है, चले। जी अरसलान, आप पूरे फुल पैकेज में हैं? अली हैदर, आप? जी सर, मैं फुल पैकेज में। राइट, गुड, थैंक यू। हैदर अली, आप भी, मुजम्मिल आप भी, उमैर खान, सब आप लोग यस सर, आप में से कंप्लीट पैकेज इंक्लूड किया था मैंने। यस सर, ये फुल सर फुल पैकेज है। पैकेज के लिए। चलें, गुड, फुल ठीक है। पैकेज। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल मुझे उनकी कॉल आई थी पीएससी की, तो वो मुझे कह रहे थे कि मे बी आप ही को ये सारे बाकी जो इस की ट्रेनिंग्स हैं वही कंडक्ट करनी पड़े। तो अमूमन तो ये होता है कि वो डिफरेंट ट्रेनर्स को असाइन कर देते हैं। बट ये है कि वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही मेरा ख्याल है दूसरे ट्रेनर की, तो पॉसिबली मैं ही आपको लेके चलूँगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं आगे। और आपको सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तमाम सर्टिफिकेट्स जो है उनकी डिटेल आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। सो जेंटलमैन, एज पर आवर रूल, जैसे हमने बताया था कि एज पर ऑर्गेनामिक्स जो एक गुड प्रैक्टिस है कि आपको 40 मिनट्स के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, उसको फॉलो करते हुए इस गुड प्रैक्टिस को हम अभी ब्रेक लेंगे, 5 से 7 मिनट की ब्रेक। उसके बाद हम इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और फर्दर हम अगली जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है जी। सो जिनमें मिलते हैं ठीक 5 या 7 मिनट के बाद। इन द मीन वाइल के, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग कन्वर्जन में लग जाती है, अगर उसमें एक आध मिनट ऊपर हो जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में कि आप क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। तो स्टे ओके सेफ, सर। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।